start from electrode potential, and इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कल आपको थोड़ा सा बताया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो मेटल और उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के दरमियान क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पावर, वो पोटेंशियल जो एक मेटल और उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के दरमियान होता है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर बीकर में एक मेटल रॉड यानी एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है हमने जिंक का, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो जिंक का सॉल्ट होगा। दैट मे बी जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, या ऐसा कुछ भी जिसमें जिंक मेटल के साथ कोई नॉन मेटल होगा। तो इस तरह से उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट किया जाता है मेटल और उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के दरमियान। इससे होता क्या है, इसको हम यूज किसके लिए करते हैं। इससे हम देखते हैं कि मेटल की केमिकल एक्टिविटी कितनी है। मेटल की केमिकल एक्टिविटी कितनी है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। केमिकल एक्टिविटी मेटल की फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कितना उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। केमिकल एक्टिविटी का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की कितनी एबिलिटी रखता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एक्टिविटी। सॉल्यूशन में जब मेटल को हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की एबिलिटी जो रखेगा, तो उसके बेस पर हम कहते हैं इसमें इतना पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हम मालूम करते हैं किसी भी मेटल का रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से, हेल्प से फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर हमने एक फाइंड आउट कर लिया, अगर हमने उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करना बिल्कुल आसान होगा। वो किस तरह से कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो भी वैल्यू है तो उसकी रिवर्स साइन के साथ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं -0.75 है, अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वही सेम लेकिन रिवर्स साइन के साथ, यानी प्लस सेम वैल्यू 0.76। पॉजिटिव साइन के साथ। बिल्कुल सही। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -0.34। वैल्यू सेम वैल्यू -0.34। की साइन अपोजिट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ ये इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इस तरह से लेते हैं। अगर एक वैल्यू हमें मिल जाती है तो दूसरी वैल्यू हम आसानी से मालूम कर लेते हैं। लेकिन ये वैल्यू मिलेगी किसकी मदद से, ये वैल्यू मिलेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, शी, इसकी मदद से मिलेगी। इसको हम जो ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, वो हम ले रहे हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसकी वैल्यू कल बताई थी आपको। सर इसकी जीरो होती वैल्यू है। जीरो जीरो होती ले है। जीरो। 0.00 ले लेते हैं हम इसकी वैल्यू। Yes, sir।
अब हम देखते हैं आगे, इसी को आगे लेकर चलते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमने ली है 0.00 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाएंगे कैसे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम बनाएंगे जिस तरह से ये हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया। ये वाला पार्ट जो है ये है हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड। ये मेटल रॉड हमने डिप की हुई है। अगर ये रॉड जिंक की है तो हमने इस पे जो सॉल्यूशन लिया है वो जिंक का सॉल्ट लिया है। जिंक यहाँ पर कौन सा लिया है? जिंक नाइट्रेट लिया है। हम जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट या ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जिंक नाइट्रेट हो गया, जिंक नाइट्रेट। यहाँ पर जो हमने लिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये जो हमारे पास एस एच ई है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें हमने प्लैटिनम प्लेट को इमर्स किया हुआ है, डिप किया हुआ है हमने किसमें? सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में। हम ज़्यादातर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हम कोई और एसिड भी ले सकते हैं। समटाइम्स बुक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिया हुआ है, हम कोई और भी ले सकते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। 1 मोलर कितनी कंसंट्रेशन होती है? कितने ग्राम्स को या कितने मोल्स को कितने लीटर में डिसॉल्व करेंगे? तो 1 मोल को 1 डीएम क्यूब में, 1 मोल को 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व 1 करेंगे लीटर। तो ये जो है हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो इसमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे हमें, और हाइड्रोजन आयन के साथ हमें सल्फेट आयन मिलेंगे। हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन मिलेंगे हमें। ये डिसोसिएशन। यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन में जिंक नाइट्रेट को डाला है तो इसमें हमें मिलेगा जिंक आयन और साथ में नाइट्रेट आयन होंगे, जिंक +2 और नाइट्रेट जो है वो -1। ये आयोनाइजेशन हो गई। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसको हम कौन सा इलेक्ट्रोड बनाए हुए हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? और ये कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बेस पर ये अपोजिट भी हो जाते हैं। समटाइम्स हमारे पास जो अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से हम चेंज भी कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कैथोड, ये कैथोड लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एनोड लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो किस तरह से हो रहा है? ये नाइट्रेट जो हमारे पास है, ये नाइट्रेट जाएंगे इस मेटल प्लेट पर, और यहाँ से जिंक को लेकर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इस प्लेट में से जिंक को लेकर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जिंक जो प्लेट बनी हुई है जिंक की, उसमें से जिंक जब आयोनिक फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन में तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहीं प्लेट पर छोड़कर आएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और फ्लो करते हुए यहाँ से इधर आएगा, और इस पर जो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है वो जाएगा इस पर प्लैटिनम प्लेट पर, और यहाँ पर आकर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि ये शीट पूरी बनी हुई है
हाइड्रोजन की, इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी रेडिश हो गई है, ये सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, सारे हाइड्रोजन यहाँ आ गए, इनको इलेक्ट्रॉन मिलता गया और ये जहाँ यहाँ जमा होते गए। तो इस तरह से ये पूरी शीट जो है कवर्ड हो जाएगी हाइड्रोजन से। यहाँ पर जो रीडिंग मिलेगी हमें, वो रीडिंग हम क्या कहेंगे, किसकी है? जिंक की है, क्योंकि हाइड्रोजन की रीडिंग हमें ली है 0.00 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो जिंक आ रहे हैं बहुत सारे, तो जिंक की क्वांटिटी तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर जिंक नाइट्रेट जो बन रहा है, इसमें नाइट्रेट और जिंक जो है वो बराबर होने चाहिए। बराबर किस तरह से? चार्ज के बेस पर इक्वल होने चाहिए। चार्ज के बेस पर इक्वल मतलब कि जिंक +2 चार्ज और नाइट्रेट -1 चार्ज, तो 2 मोल नाइट्रेट के और 1 मोल जिंक का, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन अगर जिंक प्लेट में से बहुत सारे जिंक आयन सॉल्यूशन में होते जाएं, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। उस बैलेंस को दोबारा हासिल करने के लिए यानी हमें किसी एक आयन को कम करना होगा। तो वो कम कैसे होगा? यानी यहाँ पर हमारे पास जिंक शॉर्ट आयन ब्रिज रखते हैं। एक्सिस में बहुत सारे आ गए हैं। बिल्कुल ठीक, एक्सिस में जिंक आयन आ गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन तो सारा न्यूट्रल होता जा रहा है, लेकिन नाइट्रेट आयन जो है वो बहुत सारे जमा हो गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक न्यूट्रल हो जाए, दूसरा ना हो? सॉल्यूशन को तो एज ए होल न्यूट्रल रहना है। तो हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, जो हम अपने पास, हमारे पास बुक में पोटेशियम क्लोराइड जेली का बना हुआ है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का बना हुआ है, और इसको हमने सॉल्ट ब्रिज को डिप किया हुआ है सॉल्यूशन में। हम ये नहीं चाहते कि इसमें से जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में चले जाएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हमने जो है कॉटन प्लग लगाया हुआ है। ये कॉटन प्लग है। आपको पता है कॉटन प्लग जो है वो सेमी परमिएबल का काम करेगा। ये कॉटन प्लग उस जेली को नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन नीचे से जो आयंस होंगे उनको ऊपर कैच कर लेगा। आयंस जो होंगे वो उसमें से गुजर जाएंगे, पास हो जाएंगे। जेली जो है वो इसमें से पास नहीं होगी। यहाँ पर नाइट्रेट को कैच करने के लिए कौन से आयंस मौजूद हैं? नाइट्रेट को कैच करने के लिए कौन से आयंस मौजूद हैं? सोडियम आयन, सोडियम तो आयन। सोडियम आयन है। और जिंक को कैच करने के लिए यहाँ पर कौन से आयंस मौजूद हैं? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो इस सेल को कंप्लीट करेगा। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सेल कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, केमिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो किया है। अब ये देखिए कि अगर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक 0 चार्ज से जिंक आयोनाइज हो जाता है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक में प्रोसेस जो हुआ है वो ऑक्सीडेशन का हुआ है या रिडक्शन का हुआ है? रिडक्शन का हुआ है। भूल गए आप शायद ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन हुई है, लूज हुए हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ये याद रखिएगा। अभी आगे इसी टॉपिक में आगे आकर फिर दोबारा पूछेंगे आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आगे चलते हैं। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। जो अभी अभी हमने पढ़ा वो सारा यहाँ लिखा हुआ भी है कुछ शॉर्ट वर्डिंग में। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल है when zinc is placed in a solution of zinc ions, then oxidation proceeds by loss of electron as follows. ये हो रही है, it is denoted by E naught oxidation. अब इसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में किसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल।
The potential of an electrode at which reduction takes place is called reduction potential. Example है when an electrode of copper is placed in a solution of copper then reduction proceed by the gain of electrons as follows. इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कॉपर और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया उसमें। यहाँ पर जो ये लाइंस दी हुई है, इन लाइंस को देखिए, जो भी आपको बताया था, it is notable that oxidation and reduction potential of an electrode have the same value but they differ only in sign. इसकी वैल्यूज जो है वो सेम होंगी लेकिन साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट साइन के साथ। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जेली के साथ ही इसको दिया गया है। और अब हम लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या प्रोसेस हो रहा है, देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड में हमारे पास जो कॉपर प्लेट है उसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और दूसरी तरफ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड भी रखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इसमें रख सकते हैं। अब जरा ये देखिएगा कि ये प्रोसेस जो हो रहा है ये ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है? ऑक्सीडेशन। और ये जो कॉपर है +2 चार्ज अगर है तो +2 चार्ज से अगर 0 चार्ज हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा। रिडक्शन। रिडक्शन सर। इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप याद कैसे रखेंगे? कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और कौन से पर रिडक्शन होगी? एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। इसको याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि ये दोनों वॉवेल्स से शुरू हो रहे हैं, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं वॉवेल से, दोनों साथ आएंगे। और ये दोनों किससे शुरू हो रहे हैं? वॉवेल्स का कॉन्सोनेंट। ये याद रखेंगे, आपके दोनों वॉवेल्स साथ हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ होगा, एनोड पर या कैथोड पर? एनोड। एनोड। O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड। तो O और A साथ होंगे, A और O साथ होंगे, C और R साथ होंगे। तो ये याद रखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से। अब इसके बेस पर मेटल की एक्टिविटी को चेक करते हैं कि किस मेटल में कितनी एबिलिटी है ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की। उसके बेस पर हम कहते हैं कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है आपके पास बुक में, आई थिंक शायद 206 पेज है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यस सर। सामने, लेकिन ये 206 पेज है ना। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? आपके पास शायद कम आ रही होगी, ये सबके पास सर कम अब सही है, अब सही है। अब सही हुई है सर, बहुत कम आ रही है। तो सर अब सही आ रही है। इसमें देखिए ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, इस सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए यहाँ सर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए लिथियम के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और लिथियम पर चार्ज क्या है? जीरो। कोई चार्ज नहीं है। लिथियम पर जो चार्ज है वो +1 से 0 हो गया, तो इसका मतलब उसका चार्ज जो है वो रिड्यूस हो गया। इसमें रिडक्शन का प्रोसेस हुआ ना। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है, जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना है? बहुत ही लो, -3.04। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बहुत ही कम रखता है, तो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।
ये बात याद रखिएगा कि ये देखिए एरो बता रहा है, जब हम यहाँ से नीचे की तरफ को आ रहे हैं तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो ऑक्सीडेशन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब ये बताइएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होते हैं? फॉर रिड्यूसिंग एग्जाम्पल, एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिल्कुल सही। और तो जिसमें रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बिल्कुल सही। इसका अपोजिट होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन आसानी से हो रही हो तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। जैसे अगर आपके पास ये है, हम लेते हैं क्लोरीन को लेते हैं, और ये क्लोरीन जो है ये अगर यहाँ से पोटेशियम ब्रोमाइड को पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को हटाकर उसकी जगह पर आ रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन जो है अलग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ब्रोमीन पोटेशियम के साथ था उसके ऊपर चार्ज क्या रहा था? -1। और अब जब ब्रोमीन अलग हो गया तो उस पर चार्ज क्या है? जीरो सर, जीरो। ब्रोमीन पर चार्ज 0 है और यहाँ पर क्लोरीन पर -1 आ गया जब उसके साथ अटैच हुआ। अब ये बताइए किस में ऑक्सीडेशन हुई, किस में रिडक्शन हुई? द क्लोरीन में ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। क्लोरीन में रिडक्शन। क्लोरीन में रिडक्शन हुई। ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन। चार्ज का इंक्रीज होना और चार्ज का डिक्रीज होना समझे ना। चार्ज अगर कहीं पर इंक्रीज हो रहा है तो -1 से 0 हो गया तो इंक्रीज हो गया चार्ज, और 0 से -1 हो गया तो डिक्रीज हो गया। और पोटेशियम में क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा। जिसमें चार्ज ना हो वो स्पेक्टेटर आयन होता है, जिसमें चार्ज सेम रहे वो स्पेक्टेटर आयन होता है। तो इसमें स्पेक्टेटर आयन है पोटेशियम, और ब्रोमीन उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और क्लोरीन में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है? ये क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए क्लोरीन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लेकिन खुद में रिडक्शन हो रही है। यस सर। अब जरा दोबारा से देखिएगा इसको। हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास है क्लोरीन। दोबारा हम क्लोरीन को लेकर आ गए। हम ब्रोमीन भी रख सकते हैं, आयोडीन कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रिएक्शन ये ले लिया। अब ये बन रहा है HCl। बैलेंसिंग को इग्नोर कर दीजिएगा, बैलेंस हम नहीं कर रहे, बैलेंसिंग का इतना इश्यू नहीं होता। हम जस्ट जो देखना चाहते हैं उनको देखेंगे, चार्जेस को, तो बैलेंस बाद में कर लेंगे। ये हमारे पास है सल्फर के ऊपर -2 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज, यहाँ पर क्लोरीन पर -1 चार्ज, सल्फर पर 0 चार्ज, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज और हाइड्रोजन पर यहाँ पर भी +1 चार्ज। अब जरा देखिए, इसमें आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्पेक्टेटर आयन है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऑक्सीडाइज जो हुआ उसके सामने लिखवाइए कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ? सल्फर हुआ। ऑक्सीडेशन बढ़ गया तो वो है सल्फर का ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ गया। और
रिड्यूस कौन सा हुआ जिसका ऑक्सीडेशन क्लोरीन 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 वो हुई है क्लोरीन में, रिड्यूस हो गया है क्लोरीन। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा होगा? क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा होगा? सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हो जाएगा सल्फर। और स्पेक्टेटर आयन कौन सा होगा? हाइड्रोजन जिसका चार्ज तब्दील ही नहीं हो रहा, सेम स्पेक्टेटर रहे आयन सेम रहेगा। स्पेक्टेटर आयन हमारे पास कर रहा है हाइड्रोजन। तो कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए आप कर लेंगे, इन सबको मालूम कर लेंगे उस इक्वेशन में से। यस सर स्पेक्टेटर आयन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप मालूम करें कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, और जो है ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, आप कर लेंगे। ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास जो है प्रोडक्ट आ गई है FeCl2, FeCl3 से Cl2 बन गया, और उसके साथ यहाँ पर आपके पास एक और प्रोडक्ट आ गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में सल्फर जो है वो अलग हो गया है। ये आपके पास आ गई है पूरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप इसमें मालूम कर लेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा रिड्यूसिंग, यस सर कौन सा स्पेक्टेटर आयन कर सकते हैं। यस ऐसी सर कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई और दे दे तो भी कर लेंगे। यस सर यस वेरी सर गुड, ये कर लीजिएगा। अब जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ पॉइंट्स जो यहाँ दिए हुए हैं उनको देखिए। ये पॉइंट क्या कह रहा है? मेरे फीलिंग बता देना ये पॉइंट क्या कह रहा है? टॉप लेफ्ट, लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। तो बहुत कम मतलब -3.04, इतनी कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इसका मतलब लिथियम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगी, किसमें? लिथियम आयन में रिडक्शन फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। तो उसके बाद फिर जरा यहाँ देखिए कि ये क्या कह रहा है। इसी के लिए क्या कहा जा रहा है? टॉप राइट, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा। यानी अगर हमने जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.04 शो की है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3.04। वैल्यू पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू शो कर रही है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडेशन फेवरेबल है इसके लिए, ऑक्सीडेशन इसके लिए फेवरेबल होगी। अब ये वाला देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है? बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट का मतलब हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बहुत इजीली, क्योंकि उसकी वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू बता रही है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें खुद में रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, उसका चार्ज जीरो से माइनस में हो जाएगा। जीरो से माइनस में होने का मतलब कि वो रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन फेवरेबल होगी इसके लिए। और ये वाला क्या कह रहा है पॉइंट? कह रहा है बॉटम लो राइट में टेंडेंसी है किसकी? लूज इलेक्ट्रॉन की, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एजेंट लूज करने की बहुत ही वीक पुअर टेंडेंसी है। उसका मतलब कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और फेवरेबल नहीं होगा इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो आपके पास एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है?
कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस में फेवरेबल नहीं है, रिडक्शन का प्रोसेस किस में फेवरेबल नहीं है, कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज जो है इसमें एलिमेंट्स का सीक्वेंस ये याद करना भी बहुत जरूरी होगा। इस सीक्वेंस को याद रखना भी जरूरी होगा। इसमें जो इंटरमीडिएट सबसे बीच में जो एलिमेंट आ रहा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.00 कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.00 वोल्ट, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जीरो। 0.00 जीरो जीरो भी माइनस का होता है क्या? नो सर। जीरो ही सर रहेगा। तो ये जो जीरो है ये माइनस का नहीं होता, जीरो तो जीरो ही होगा। अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज जो रिडक्शन पोटेंशियल की है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर दे तो वैल्यूज तो सेम रहेंगी लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगी। माइनस के बजाय ये साइन प्लस की और ये प्लस के बजाय माइनस की। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सब की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू रखते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये याद रखिएगा आप कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से, ठीक है। किसी सर ये फेवरेबल के लिए टॉप राइट और टॉप लेफ्ट याद रखना है। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा सिर्फ टॉप वाला नहीं, सीक्वेंस इस तरह से ठीक है सर। आप सिर्फ एक एक याद करें, सिर्फ लिथियम और फ्लोरीन याद कर दिया और फिर मैंने तो और दे दिए तो कहीं सर ये तो वो नहीं है कि हमने याद किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका हमारा आज का टॉपिक हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है टॉपिक। इसके बाद अब ये बताइए कि कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, अगर कुछ पूछना हो आपको तो पूछ लेते हैं। आप बता दें क्या पूछना है आपको। और ये बताइए कि इंटर क्लास जो है, अब हमारा फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएगा, और इंटर क्लास आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटर क्लास पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो ज़ाहिर है वो अपनी रेगुलर क्लास लेना चाहेंगे, तो वो तो अभी इंटर क्लास नहीं लेना चाहेंगे कि इंटर की प्री एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो बाकी बच्चे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटर की क्लासेस लेना चाहेंगे एंट्री की? नाम बताइए अपना। बिलाल पवन लेना चाहेंगे इंटर की क्लास। और चलें दो तीन बच्चे और भी हैं, तो अगर हम आपके लिए ये कर दें पॉसिबल कि आप लोग जो है वो हमारी क्लास सेंटर में आके ले सके आगे, जब इंटर की क्लास हो तो आफ्टर 1 वीक, यानी तकरीबन जो है 20 अगस्त के बाद। बोर्ड नजर नहीं आएगा, आप क्लासेस का नंबर डबल कर लीजिएगा। जी चलें देखते हैं, फिर आपके लिए कुछ करते हैं। लेकिन वैसे देखिए ऑनलाइन क्लास को देखते हैं कि अगर हम इंटर को रखते हैं तो हम किस तरह से कर पाएंगे इंटर को। तो देखिए ठीक है, आज के लिए इतना सही है, या अभी हम अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर लें। चैप्टर 3 तो संडे को है ना, इस संडे को, परसों। टाइमिंग टाइमिंग आपको नहीं दे रहे, टाइमिंग जो है वो आपको सुबह में पेपर अपलोड कर देंगे, और 2 बजे से फिर 3:45 बजे तक का जो 3:30 का जो टाइम होगा उसमें पेपर को भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी पढ़ेंगे। हो सकता है सिर्फ पेपर को ही डिस्कस करें कि उससे पहले सबमिट करवा देंगे आपको, सर की दे देंगे आपको, फिर आप जो है चेक करेंगे, सेल्फ चेक करें। जी नहीं, हम ये नहीं रख रहे अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इसको रखते हैं ना तो फिर और ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। सारे बच्चे टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, सिर्फ कुछ ही बच्चे होते हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं, बाकी बच्चे कहते हैं सर बस पेपर दे दें, हम खुद ही देख लेंगे इसको।
तो सर वो हमारी विश पे हम अगर पहले कर लें तो? पहले कर लें, वो तो आप पर डिपेंड करता है। जो बच्चा खुद पढ़ने वाला है वो अपना सिंसियरली पेपर करेगा। जो बच्चा खुद करने वाला नहीं है वो